देखिए, आज हम एनवायरनमेंट का रिवीजन करने चल रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको कुछ नया ही जानने को मिलेगा और साथ ही साथ अगर आप देख रहे हैं तो पहली ही चीज़ें क्या है, नई है, वो है उद्यूई किसे कहा जाता है। आइए सबसे पहले समझते हैं। देखिए, दरअसल क्या होता है, सर्दियों में खेत में ही क्या किया जाता है, ताज़ी सब्जी को लिया जाता है। जब सर्दी पड़ती रहती है तो खेत में ही ताज़ी सब्जी को लिया जाता है और मसाला वगैरह लिया जाता है और मसाले के साथ क्या किया जाता है, एक मटके में मतलब सब्जी को भर दिया जाता है और उसको क्या किया जाता है, उस मटके का सील बंद कर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रख कर सब्जी को पकाया जाता है। तो फिर क्या किया जाता है दोस्तों, कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा कर दिया जाता है, फिर सब्जी को पकाया जाता है और इस पकी हुई सब्जी को क्या कहा जाता है, उधियू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उधियू कहा जाता है। किस भाषा में, गुजराती भाषा में। ठीक है, तो और गुजराती भाषा में या अपने भाषा में अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि गुजराती भाषा में उधियू कहा जाता है और वैसे में अगर देखा जाए तो इसे उल्टा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, उधियू में बताया जाता है कि जो उधियू से पकी हुई सब्जी होती है वो सब्जी मिल जाए। और उसके बाद अगर देखा जाए तो मिट्टी के चूल्हे में पकी हुई बाजरे की रोटी मिल जाए, मतलब कि जो बाजरे के चूल्हे में पकी हुई जो रोटी होती है वो मिल जाए और उसके साथ मक्खन ले लीजिए आप और दही ले लीजिए, छाछ ले लीजिए, फिर खाइए। फिर आप बताइएगा मज़ा कैसे आया, एक बार बताइएगा। हमने आपको बता दिया कैसे होता है उधुई का मतलब और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं लिंगहू फेन के बारे में। लिंगहू फेन के बारे में बात करते हैं। सांप के मांस से बनाए जाते हैं और इसे हांगकांग के लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार का क्या होता है, सांप का मांस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मिड डे मील के बारे में बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 15 अगस्त 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बारे में जानते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा समय हमें नहीं व्यतीत करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। चलिए बात करते हैं मौसम के अनुसार पहने जाने वाले वस्त्र के बारे में। जैसे कि बात करते हैं गर्मी में पहने जाने वाले वस्त्र के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले गर्मी में क्या होता है, हल्के वस्त्र पहने जाते हैं। हल्के रंग के वस्त्र जो होते हैं, वो हल्के रंग के वस्त्र ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हल्के कलर वाले वस्त्र होते हैं वे ऊष्मा को क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं, रिफ्लेक्टेड करते हैं और जिससे क्या होता है, हमें गर्मी कम लगती है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि गर्मी क्यों कम लगती है, क्योंकि हम हल्के रंग वाले कपड़े को पहनते हैं। कब, गर्मियों के सीजन में। नेक्स्ट बात करते हैं, गर्मी में क्या होता है, सूती वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि गर्मी में शरीर से अधिक पसीना निकलता है और सूती वस्त्र क्या करता है, पसीना के अधिकांश भाग को सोख लेता है और जिससे क्या होता है, शरीर को ठंडक प्रदान होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऊनी एवं सिंथेटिक कपड़ों में भी हवा रुक जाती है। तो ऊनी एवं सिंथेटिक कपड़ों में क्या होती है, हवा रुक जाती है, जबकि सूती कपड़ों में क्या होती है, बारीक छिद्र होती है और जिसमें हवा आती जाती रहती है और जिससे हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। इसलिए क्या होता है कि हम गर्मियों में क्या करते हैं, सूती वस्त्र को पहनते हैं, ना कि ऊनी और सिंथेटिक कपड़ों को हम पहनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, गर्मी में सफ़ेद रंग के सूती कपड़े पहनना अच्छा रहता है। अगर आप गर्मी में क्या करते हैं, सफ़ेद कलर के कपड़े पहनते हैं, सूती वस्त्र को पहनते हैं तो बेहतर होता है, क्योंकि सफ़ेद रंग जो होता है सूर्य के प्रकाश का अधिकांश भाग क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, आपको गर्मी में क्या करना चाहिए, व्हाइट कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि सूर्य का प्रकाश क्या करता है, अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है। जबकि गहरे रंग या काले रंग के कपड़े जो होते हैं सूर्य के प्रकाश को अपने में ही समाहित कर लेता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो गर्मी में अगर देखा जाए तो काले रंग के कपड़े को नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश जो होता है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, समाहित कर लेता है और काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए सफ़ेद कपड़ों को गर्मी में इसलिए सफ़ेद रंग के कपड़ों में गर्मी कम तथा काले रंग के कपड़ों में गर्मी अधिक लगती है। तो ध्यान रखिएगा, सफ़ेद रंग के कपड़ों में क्या होता है, गर्मी कम लगती है और काले रंग के कपड़ों में अगर देखा जाए तो गर्मी ज़्यादा लगती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए समझ लेते हैं सर्दी में पहने जाने वाले वस्त्र के बारे में। तो अगर देखा जाए ऐसे में सर्दी में गहरे रंग के वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि ये ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित करते हैं। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, सर्दी में क्या होता है कि गहरे रंग के वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऊनी एवं रेशमी वस्त्र के बारे में बात करते हैं। तो इस समय अगर देखा जाए तो ऊनी और रेशमी वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। ऊनी कपड़े जो होते हैं, रेशमी वस्त्र, गहरे वस्त्र ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऊष्मा के अच्छे अवशोषक में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि ऊनी कपड़े, रेशमी वस्त्र और गहरे वस्त्र के बारे में ध्यान रखिएगा।
ऐसे में अगर देखा जाए तो ऊन जो होता है ऊष्मा का कुचालक होता है, हीट कंडक्टर होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि उस ऊन जो होता है ऊष्मा का सुचालक होता है या कुचालक होता है, तो ध्यान रखिएगा कुचालक होता है। और इसके रेशों में क्या होता है कि इसके रेशों के बीच में क्या होता है, बहुत सारी हवा फंस जाती है। तो इसके रेशों में क्या होता है कि बहुत सारी हवा फंस जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऊन जो होते हैं ऊष्मा के कुचालक होते हैं, मैंने बता ही दिया है। ऊन के वस्त्र शरीर के बीच में वायु की परत होने के कारण भी शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं निकाल पाती हैं, जिससे क्या होता है कि हमें मतलब अच्छा महसूस होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं ऊनी कपड़े को सर्दी में पहनते हैं। वर्षा में अगर देखा जाए, वर्षा ऋतु में पहने जाने वाले वस्त्र के बारे में बात करते हैं, तो शरीर के मौसम में सिंथेटिक कपड़ों को पहनना चाहिए, ताकि क्योंकि वे जल्दी सूख जाते हैं। सिंथेटिक कपड़ों में अगर देखा जाए तो पॉलिस्टर है, नायलॉन है और एक्रिलिक है, रेयान है, रेड एक्रॉन है। नेक्स्ट बात करते हैं, नायलॉन के बारे में बात करते हैं, कृत्रिम पॉलीमर का सामूहिक नाम है। तो ध्यान रखिएगा, नायलॉन जो है कृत्रिम पॉलीमर का सामूहिक नाम है। यह रेशमी थर्मोप्लास्टिक सामग्री से होती है, जिससे रेशों, परतों और अन्य आकारों में ढाला जाता है। तो इसको अगर देखा जाए तो रेशों में ढाला जाता है, परतों या अन्य आकारों में ढाला जाता है थर्मोप्लास्टिक सामग्री को। नेक्स्ट बात करते हैं, रेशम तथा नायलॉन के वस्त्र बहुत जल्दी ही सूख जाते हैं। देखिए, रेशम और नायलॉन के जो वस्त्र होते हैं जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए क्या होता है वर्षा के दिनों में इन वस्तुओं के वस्त्र पहनना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्यों के आधार पर वस्त्र की बात करते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो फीरन, ठीक है, फीरन जो है जम्मू कश्मीर राज्यों के पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला ढीला ढाला चोंगा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा फीरन के बारे में। तरंगा की बात करते हैं, तरंगा जो है यह जम्मू कश्मीर राज्य के महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला एक तरह के वस्त्र होता है। तो तरंगा जो है यह जम्मू कश्मीर राज्य के महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बुर्गा के बारे में बात करते हैं तो यह जम्मू कश्मीर राज्य के महिलाओं का वस्त्र है। तो जम्मू कश्मीर के महिलाओं का वस्त्र क्या है, बुर्गा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अब बात कर लेते हैं तरुण भारत संघ के बारे में। देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वही करवाने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आने वाली हैं, बिल्कुल 100%। जैसे तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है, और जिसके संस्थापक कौन थे या अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिएगा संस्थापक और अध्यक्ष जो थे राजेंद्र सिंह थे। कौन थे, राजेंद्र सिंह थे, और इन्हें मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि तरुण भारत संघ के अध्यक्ष कौन रहे या संस्थापक कौन रहे, तो राजेंद्र सिंह, और उन्हें किससे सम्मानित किया गया है, मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तरुण भारत संघ ने पिछले 25 वर्षों में देश भर में 10,000 से अधिक मतलब 10,000 से ज़्यादा जोहड़ या तालाब बनवाए हैं। तो ध्यान रखिएगा 10,000 से भी ज़्यादा इन्होंने क्या किया हुआ, एक तरीके से इस संस्था ने क्या किया है, जोहड़ या तालाब बनवाए हैं। अब बात करते हैं चांगथांग के बारे में। चांगथांग के बारे में बात करते हैं तो चांगथांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। चांगथांग के बारे में बात करते हैं, पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है, और यह 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में भी फैला है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ चांगपा नाम की प्रजाति रहती है, जिसकी आबादी अगर देखा जाए तो 5,000 लोग हैं, मतलब 5,000 लोग यहाँ पर हैं, और यहाँ हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। चांगपा के लोग जो होते हैं अपने टेंट यानी रैबो में रहते हैं। तो जो चांगपा लोग होते हैं अपने टेंट में रहते हैं, और उसे क्या कहा जाता है, रैबो कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ जो हवाएं चलती हैं 70 किलोमीटर प्रति घंटा चलती हैं सर्दियों में। तो चांगथांग के बारे में बात करते हैं तो पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है, यह 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और कुछ हद तक देखा जाए तो भारत के लद्दाख क्षेत्र यानी कि दक्षिण पूर्व वाला भी क्षेत्र इससे जुड़ा हुआ है। चांगपा जो है एक प्रजाति मानी जाती है, यानी जनजाति मानी जाती है, जिसकी कुल आबादी 5,000 लोगों की है। यहाँ हमेशा अगर देखा जाए तो यह हमेशा अपनी भेड़ बकरियों के साथ घूमते रहते हैं। चांगपा लोग क्या करते हैं, अपने टेंट में रहते हैं, जिसे रैबो कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ जो सर्दियों में हवाएं चलती हैं 70 किलोमीटर प्रति घंटा चलती हैं। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब हो जाता है एक ऐसी जगह जहां कम लोग रहते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चांगपा का मतलब क्या हो जाता है, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। चांगपा का मतलब हो जाता है कि एक तरीके से एक ऐसी जगह जहां कम लोग रहते हैं। यहाँ एक भी पेट्रोल पंप नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि भाई इतनी कम जगह वहाँ कौन जाएगा पेट्रोल पंप खोलने, ठीक है। रेबो अर्थात टेंट के पास एक ऐसी जगह होती है
जहाँ ये लोग लेख बोलते हैं और जहाँ ये अपनी भेड़ बकरी को रखते हैं, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, लेख बोलते हैं, और यहीं पर ये क्या करते हैं, भेड़ बकरी को रखते हैं। लेखा की दीवारें अगर देखा जाए तो पत्थरों की बनी होती थी। हर परिवार अपने जानवरों के एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाता है। तो हर परिवार क्या करता है, अपने जानवरों पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाता है ताकि पहचानने में समस्याएं ना हो। लेखा की बात करते हैं। लेखा जो है, लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती हैं। हर परिवार बता ही दिया। औरतें और छोटी बच्चियां जानवरों को गिनकर चराने ले जाती हैं, फिर लौट कर आती हैं तो दोबारा गिनती हैं। देखिए, जो छोटी बच्चे होती हैं, औरतें होती हैं, जो जानवरों को ले जाती हैं, एक बार चराने के लिए ले जाती हैं तो गिन लेती हैं, फिर लौट कर लाती हैं तो क्या उनके पास पूरी है या नहीं, फिर गिन लेते हैं। यह लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं, जिससे बकरियां के बाल जो होते हैं घने और मुलायम होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो चांगपा जनजाति के लोग होते हैं, प्रजाति के लोग होते हैं, अपनी बकरियों को ऊंचाई पर ले जाते हैं और ठंडी जगह पर ले जाते हैं, उनके बाल कैसे होते हैं, तो घने और मुलायम होते हैं। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल के बारे में बात करती हैं। तो पश्मीना शॉल जो है चांगपा लोगों द्वारा पाली जाती हैं और बकरियों के बालों से बनती हैं। तो ध्यान रखिएगा, पश्मीना शॉल जो है चांगपा लोगों द्वारा पाली जाती हैं और यह बकरियों के बालों से बनती हैं। जिन बकरियों में मुलायम पश्मीना ऊन मिलती हैं वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 की मीटर पर ऊंची रहती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बकरी के शरीर पर क्या होता है, गर्म बालों का कोट बन जाता है और जिससे कुछ बाल बकरियां गर्मियों में गिरा देती हैं और जिसका प्रयोग क्या होता है, पश्मीना शॉल बनाने में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तो जो क्या होता है, बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट जैसा बन जाता है, मतलब पूरा एक तरीके से क्या होता है, घना हो जाता है। फिर क्या होता है, कुछ बकरियां क्या करती हैं, गर्मियों में अपने बाल को गिरा देती हैं और जिसका प्रयोग पश्मीना शॉल बनाने में किया जाता है। इनका एक शॉल इतना पतला होता है कि इनके 6 शॉल के बराबर एक होता है, मतलब इनके 6 शॉल हो जाएगा। यहाँ शॉल हमारे एक बाल मतलब एक शॉल के बराबर होता है। सॉरी यार, ये क्या है यार, एक मिनट। देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए कि इनके मतलब एक तरीके से क्या होता है, एक शॉल हमारे 6 शॉल के बराबर होती है। हमारी 6 शॉल और इनकी एक शॉल मतलब एक तरीके से बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ हाथ के या शॉल जो होती है हाथ से बनाई जाती है। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल बनता है। तो ध्यान रखिएगा, 250 घंटे। समय कितना लगता है एक शॉल को बनाने में, तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, 250 घंटा। एक पश्मीना शॉल जो होते हैं 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक पश्मीना शॉल जो होती है, जितना आपके पास 6 स्वेटर होता है उतना एक पश्मीना शॉल ही आपके काम करेंगे। मतलब कि हमारा 6 स्वेटर, इनका एक पश्मीना शॉल ही काम हो जाएगी। अब आइए बात करते हैं ब्रेल लिपि के बारे में। दोस्तों ब्रेल लिपि के बारे में बात करते हैं तो लुइस ब्रेल जो कि फ्रांस के थे, 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और पढ़ाई में क्या हुआ कि बहुत रुचि थी और यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे। फिर एक तरीका निकला जो बाद में लुई स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया, और बाद में किसके नाम से जाना गया, लुई स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये देखिए कितनी अद्भुत कहानी है ना इनके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज से 6 बिंदुओं पर उभारा इन्होंने, मतलब उभारा जाता है और फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगली के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है और इसे क्या कहा जाता है, ब्रेल लिपि कहा जाता है। यह स्क्रिप्ट जो होती है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ग्रेगर मंडल के बारे में। आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है। ग्रेगर मंडल का जन्म जो हुआ था एक गरीब किसान के परिवार में हुआ था। कब? 1822 में हुआ था। इन्होंने 7 साल तक अगर देखा जाए तो मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से इन्होंने अध्ययन किया। कहने का मतलब ये है 28,000 पौधों पर इन्होंने बारीकी से प्रयोग किया या आंकड़े इकट्ठा इन्होंने किया। मंडल ने बताया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे कि बात करते हैं बीज का चिकना या खुरदरा का होना। ठीक है, इन्होंने बताया कि एक तरीके से ऐसे गुण होते हैं मटर के पौधों में जो जोड़ियों में आते हैं, मतलब एक जोड़ा में आते हैं, पेयर में आते हैं, जो बीज का चिकना या खुरदरा होता है। पीला या हरा होना या और पौधों के तने का लंबा या नाटा होना। पर चिकने बीज वाले खुरदरे बीज वाले पौधों के बीज के बच्चे जो होते हैं, यानी कि अगली पीढ़ी के पौधों में बीज या चिकने और या खुरदरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना हो और थोड़ा खुरदरा हो। तो इसमें इस बात को भी ध्यान रखिएगा, एक बीज ऐसा नहीं होगा कि एक चिकना होगा दूसरा थोड़ा खुरदरा होगा। इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधों
के बीज में या तो पीले होते हैं या तो हरे पीला होता है या हरा गुड़ मिलाकर कोई नया रंग नहीं बीज बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा। इसी तरह में अगर देखा जाए तो जो गुड़ के अगली पीढ़ी के पौधे होंगे, पौधों के बीज होंगे तो या तो पीले होते हैं या हरे पीला होता है या हरा गुड़ होता है, तो इसको मिलाकर एक नया बीज नहीं बनाया जाता है। मेंडल ने यह भी बताया कि जब बीज का पीला और हरा गुण मिलते हैं तो मटर की अगली पीढ़ी के पौधों में ज़्यादा पीले बीज वाले मिलते हैं। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, बीज का जो होता है पीला और हरा गुण जब मिलता है तो मटर की जो अगली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन जो होती है, वो पौधों में ज़्यादा पीले वाले बीज मिलते हैं। तो इनके बारे में ये ध्यान रखना है कि जो ग्रेगर साहब हैं, इन्होंने क्या किया था, एक तरीके से मटर पर प्रयोग किया था। बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। जैसे कि बताया जाता है कि बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचहा गांव जो है, इसके इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं और लीची के फूल में मधुमक्खियां बहुत सारे आती हैं और इसलिए इस क्षेत्र को मधुमक्खी पालकर के शहद के पालकर, मतलब यहाँ पर क्या होता है, लोग क्या करते हैं, मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। देखिए, अक्टूबर से दिसंबर या नवंबर से फरवरी आ जाता है तब भी आपका काम ध्यान रखिएगा। नवंबर से फरवरी या अक्टूबर से दिसंबर आ जाता है तो भी ध्यान रखिएगा। मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है, यही मधुमक्खी पालन करने का भी सही समय होता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है दोस्तों, एपी कल्चर कहा जाता है। लीची के फूल जो होते हैं फरवरी में खिलते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, लीची के जो फूल होते हैं फरवरी में खिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है और जो अंडे देती है और छत्ते कुछ नर मक्खी भी होते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए, छत्ते में क्या होता है, कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं, यहाँ दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है और दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस एक तरीके से कहाँ पर है। वह अद्भुत चीज़ें हैं, मतलब कि हमारे प्रकृति ने चीज़ों को कैसे बनाया हुआ है ना। जैसे कि बात करते हैं, इसमें एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए, दरअसल क्या होता है कि एक तरीके से छत्ते में क्या होता है कि बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं और दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। और जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का डांस करती है और जिससे दूसरी मधुमक्खियों को भी पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। मधुमक्खी जो होती हैं रस से शहद बनाती हैं, मधुमक्खी रस से शहद बनाती हैं और छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों का पालने का भी काम इन्हीं का होता है। मधुमक्खी रस से शहद बनाती है, बता ही दिया है। मधुमक्खी पालन में क्या होता है, बक्से का प्रयोग किया जाता है और इस बक्से में क्या होता है, चीनी का मीठा घोल मिलाया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नर मक्खी क्या होते हैं, छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं और मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो मधुमक्खी में के डंक कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। आइए बात करते हैं अगली क्लास में एनीमिया के बारे में।